नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। अब शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। गृह मंत्रालय की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बढ़ी सीएम आतिशी की मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज। कल मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा जारी। प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश। सीएम योगी के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। और इस समय की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ पर राजनीति करने वालों पर एक बड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ पर झूठ बोल रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन विरोधी हैं। महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान शर्मनाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तमाम बयान दे रही है, उस पर एक बड़ा पलटवार किया है। महाकुंभ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बयान गुमराह करने वाले हैं। यूपी सीएम ने महाकुंभ पर राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों पर कड़ा प्रहार करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। तो बड़ा प्रहार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक बार लगातार जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाकुंभ की घटना को लेकर जो तमाम बयान दे रही है, उस पर पलटवार किया। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक लंबी खामोशी के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस घटना के बाद से प्रशासन के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के तमाम प्रयासों में लगे हुए थे। और हमने देखा कि बसंत पंचमी के भी अमृत स्नान से पहले 3:30 बजे से अपने मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरह से वॉर रूम में वो मौजूद थे, और वो पूरी व्यवस्था का एक असर भी दिखाई दिया है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ की घटना को राजनीतिक मोड़ दे रही है, उस पर तमाम अनर्गलर बयान दे रही है, उस पर एक पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी। जी बिल्कुल ऋतु, ये लगातार चल रहा था। उधर से बौखलाहट नजर आ रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन आपको बता दें कि सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं, और ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से इस आयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पल पल पर यहाँ निगाह बनाए रखते हैं, हर एक जानकारी लेते हैं, यहाँ हर गतिविधियों पर नजर बना के रखते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी टूट गई और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा अपमान सहने वाला नहीं है। उन लोगों पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जो इस घटना के दोषी हैं, जो इसके पीछे साजिश हो सकती है, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। जुडिशियल कमीशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही बना दिया था, जो अगले दिन से ही अपना कार्य शुरू कर दिया था उसने उस वाक्य की जांच करने के लिए। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो या समाजवादी पार्टी के द्वारा हो, जब भी कोई सनातन का आयोजन होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, उस पर सवाल
सवालिया निशान किए जाते हैं। और खासतौर से इनकी एक राजनीति है, एक खास वोट बैंक को लेकर, चाहे प्रभु श्री राम का राम मंदिर अयोध्या में बना हो, वहां ये नहीं जाते हैं, ये वहां पर जाकर रैली कर समाजवादी पार्टी के मुखिया लौट आते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं। वहां कहते हैं उनको बुलावा कब आएगा। महाकुंभ में जब पूरी दुनिया यहाँ का रुख कर रही है, यहाँ पर इनको रुख करने के लिए, यहाँ पर कमियां गिनाने के लिए इनको समय मिल जाता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं, यहाँ की सनातन मर्यादाओं का सम्मान करने के लिए इनकी बातें साफ नजर आती हैं। आप किसी की स्वयं आस्था ना रखें, लेकिन दूसरी की आस्था को चोट पहुंचाना किस कदर होता है। निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है कि कुंभ में 38 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा कल्पवासी प्रतिदिन यहाँ रहते हैं, जो महीने भर तक पूजा अर्चना करते हैं। तो ना यहाँ पर जात का बंधन है, ना यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव है। ये सब मिलकर एक साथ भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये बात समूचे विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। इसलिए लगातार इस बड़े आयोजन को, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, देख रही है, मान रही है, भारत की क्षमताओं को देख रही है यहाँ पर कि इतने लोग आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ न गंदगी रहती है, न अव्यवस्था रहती है, तो बिल्कुल बौखलाहट विपक्ष में स्वाभाविक है। ऋतु जी, विकास, हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ देश के श्रद्धालु बल्कि देश विदेश से, जहां एक बड़ी संख्या में 35 करोड़ की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, इससे ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ 70 से ज्यादा देशों के राजनयिक पहुंच चुके हैं, तमाम प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं विदेशी संस्थाओं के। ऐसे में महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर। ये सम्मान की बात है कि भारत में अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसको शोध करने लायक तमाम संस्थाएं समझ रही हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कि इतनी बड़ी भीड़ या फिर लोगों के इतने ज्यादा संख्या में एकत्रित होने को किस तरह से कोई राज्य या कोई देश मैनेज करता है। ऐसे में विपक्षी राजनीतिक पार्टियां होने के नाते भी अगर सवाल इस तरह के उठाए जाते हैं, जो देश की तरफ सवाल उठाता है, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की बतौर विपक्ष क्या ये भूमिका सही दिखती है? बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रही हैं कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जहां राष्ट्र की बात होती है, पूरी दुनिया जिसे देख रही होती है, और यहाँ पे आए जो 38 करोड़ लोग हैं, उनमें से सभी जात धर्म के लोग हैं, ऊंचे नीच के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर आकर हर पंथ के लोग आते हैं, अपनी आस्था को पूर्ण करते हैं, यहाँ पर धार्मिक भाव से आते हैं, और यहाँ की जो महाकुंभ की ऊर्जा है उसको लेकर जाते हैं, आत्मसात करते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष को इस बड़े आयोजन पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए लगातार किसी न किसी बात पर वो प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है। लेकिन पूरी दुनिया समझ रही है कि आज जब एक एक दिन में 8-8 करोड़ यहाँ पर आदमी आए, व्यक्ति आए, और उसके बावजूद भी वह यहाँ आकर उसके बाद राजी खुशी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है सरकार की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री स्वयं पल पल की निगरानी रखते हैं यहाँ पर कि अगले दिन किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं। हर दिन वो मीटिंग लेते हैं और उच्च अधिकारियों से डायरेक्ट जानकारी में रखते हैं कि क्या कुछ आगे की योजना है, क्या कुछ नया वहां पर प्लान डेवलप किया गया है। हमने देखा था कि मौनी अमावस्या के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का प्लान बनाया था, उसके बाद से यहाँ पर कल भी लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए अंतिम अमृत स्नान के लिए। लेकिन प्रयागराज शहर की स्थिति बिल्कुल ही अच्छी बनी रही, यहाँ पर न जाम लगा। कल ही हमने देखा था तमाम सारे विदेशी श्रद्धालु थे, वो भी आश्चर्यचकित थे और बिल्कुल सनातन के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। आज नेपाल नरेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वयं आए और उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी, जिसे कहते हैं, संगम में उन्होंने डुबकी भी लगाई, पूजन अर्चन किया, 6 का बड़े हनुमान मंदिर गए। तो कहीं ना कहीं आपने भी जिसका जिक्र किया कि 70 देशों के राजदूत आते हैं और देखते हैं इस व्यवस्था को, जानना चाहते हैं आखिर कैसे ये आश्चर्यचकित व्यवस्था, जिसे दुनिया सोच नहीं सकती थी, एक जगह पे एक प्रयागराज महाकुंभ में कैसे ही आ जाते हैं, यहाँ पे कैसे इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं। भारत की क्षमताएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं इतनी बड़ी व्यवस्था को करने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर धार्मिक आस्था भी है, यहाँ पर तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर स्वच्छता की एक सबसे बड़ी मिसाल दी जा रही है कि दुनिया भी देखेगी कि इस इतने बड़े आयोजन में जब करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके बावजूद भी करकट का ढेर नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से ये स्वच्छता का भी एक बड़ा प्रतीक बनकर उभर रहा है ये महाकुंभ। तो यही एक बौखलाहट उनके अंदर आ रही है कि आखिर ये एकता कैसे है, जब तक बिखराव नहीं होगा तो उनकी राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी। जी बिल्कुल विकास, देश में महाकुंभ का आयोजन
देश के लिए गर्व की बात है और जिस तरह से इस समय देश दुनिया इस पूरे आयोजन को देख रही है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों और खासकर विपक्षी पार्टियों का भी ये भूमिका होनी चाहिए कि देश के इस गौरव को और कैसे बढ़ाया जा सके। हालांकि एक घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसकी निंदा या जिसकी रोकथाम के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर खेद जताया, लेकिन भूमिकाओं पर सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक पार्टियों की, खासकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की आखिर किस तरह की भूमिका इस पूरी घटना के बाद रही है, जिस पर बड़ा कटाक्ष, बड़ा पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ फैला रही है, अफवाह फैला रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। सनातन विरोधी पार्टियां हैं ये। धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए अभी तक। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इस बीच महाकुंभ पर विपक्षी राजनीति के बीच संसद के बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में कल से शुरू हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। वहीं इससे पहले राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम योजना 2024-25 पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंटर्नशिप और रोजगार सृजन 2 अलग-अलग विषय हैं। सरकार चुनी हुई 500 प्रमुख कंपनियों के जरिए युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान कर रही है। Both at the selection or the shortlisting by the government through the website, and also through the organizers themselves picking up the shortlisted candidates. Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs are being, as per the constitutional requirement, being given their due place. We are actively also encouraging women over and above these 3 categories to apply and to have with a general sense of consideration to locate them in an opportunity which is being provided by the companies within their districts so that they don't need to travel too far. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल उद्योग जगत ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1,27,000 युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अधिसूचित किया था। वहीं इस साल जनवरी में दूसरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं को 80 और कंपनियों ने इंटर्नशिप के लिए ऑफर दिया है। यह योजना देश भर के 743 जिलों में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। Or the pilot project which commenced last year had industry offer 1.27 lakh positions. And all of those positions, meaning opportunities. Even as this is happening about the first pilot, which started last year, the second pilot has commenced from January. Similarly, nearly 80 more companies have come with more offers. I'm glad to say, from among all the districts in the country, nearly in 743 districts, we've placed young people to be in the various positions. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है,
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ 40 एक कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे गोविंदपुरी इलाके में, और साथ में 10 उनकी गाड़ियां भी थी। तो जो कि बताया गया उन्हें, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि ये इलेक्शन जो अपनी एमसीसी है उसका वायलेशन है, और साथ ही साथ जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनका भी वायलेशन है। डिस्पर्स होने के लिए वो डिस्पर्स नहीं हुए। उसके बाद जब हम लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे तो उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार भी किया और कार्य में, सरकारी कार्य में अवरोध भी पैदा किया। तो उसके लिए हम लोगों ने एफआईआर इसमें दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के युवा मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान कर रहे युवाओं से कल मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपका मतदान दिल्ली के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में आप सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, उसे निभाएंगे। आपकी आंखों में नए सपने हैं, वो सपने जो दिल्ली के आने वाले दशकों को संवारेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आगामी 5 फरवरी यानी कि कल दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जो भी वोटर्स हैं। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के निरंतर प्रयास जारी हैं, और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत नव नियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज बदलते बिहार और विकसित बिहार को लेकर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये एनडीए सरकार की गारंटी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार और स्वरोजगार के लिए विकसित बिहार के सपने को साकार कर रहे हैं। बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, बरसों से लटका हुआ। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी कमी वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उस तरह के वातावरण बन रहे थे, वो समाप्त संविदा कर्मी पर जो रखे जा रहे थे, उस सबसे मुक्ति मिलेगा। सामाजिक और आध्यात्मिक एकता के आदर्शों को प्रकट करते हुए कुरुक्षेत्र प्रकाशन की पुस्तक श्री नारायण स्मृति के शताब्दी संस्करण का ऐतिहासिक विमोचन 5 फरवरी को किया जाएगा। अय्यूर चेरुकल पूज्या हिंदू मठ परिषद के तहत आयोजित हिंदू एकता सम्मेलन के दौरान विमोचन किया जाएगा। सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन करेंगे। ये शताब्दी संस्करण पिछले 9 वर्षों से आयोजित श्री नारायण धर्मोत्सवम के क्रम में प्रकाशित किया गया है। इस विशेष संस्करण में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य डॉक्टर जी आनंदराज द्वारा रचित उत्कृष्ट भाष्य वेद ज्योति व्याख्यानम को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त शिवगिरी मठ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद जी द्वारा लिखी गई प्रस्तावना इस ग्रंथ की गहराई और मौलिकता को उजागर करती है, जिससे गुरुदेव के जीवन दर्शन पर नई दृष्टि मिलती है।
श्री नारायण स्मृति श्री नारायण गुरु द्वारा रचित अंतिम महान ग्रंथ है जो उनके उपदेशों का सार प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में इसे शिवगिरी मठ के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की भांति कार्य करता आया है। ये ग्रंथ गुरुदेव के एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के शाश्वत संदेश को दृढ़ता से प्रस्तुत करता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने जाति जनगणना और अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इन रिपोर्टों को अब राज्य विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस पर चर्चा जारी है। वहीं जाति जनगणना ने सर्वे पर भाजपा हमलावर है, इसे पूरी तरह गलत बताते हुए भाजपा ने कहा कि सर्वे में ओबीसी को पहले से भी कम करके दिखाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमान के अधिकार जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की कांग्रेस की मंशा से हिंदू ओबीसी जाति के आरक्षण को नुकसान होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, तेलंगाना ने जाति जनगणना की और अपनी सूची जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी उस मुद्दे को लोकसभा में बताया। अब क्या कहना है, ये जो जाति जनगणना की मांग लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कर? कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का पर्दाफाश हो गया। तेलंगाना में जो रोल मॉडल के नाम पर जो जातिगत जनगणना के बारे में जो जिक्र किया, जो आज सर्वे जो करके जो आंकड़े निकाले, जो हमारे ओबीसी समाज का पहले जो हमारा 52% जो था, आज हमारे कांग्रेस के सर्वे में 46% बताया जा रहा है। माने गठित किया। यही आपका रवैया है ओबीसी के बारे में। हम पहले से बता रहे, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हमेशा ओबीसी का विरोधी थे। ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि ओबीसी का हक मुस्लिमों को दिया जा रहा है और ओबीसी की आबादी घटा के दिखाई गई सर्वे में। ये असली ओबीसी हिंदू में तो सर्वे में घटा है, 52% से आज 46% बता रहा। और ओबीसी मुस्लिम का इसके पहले जो हमारे तेलंगाना के अंदर जो सामाजिक रूप से जो मुस्लिम ओबीसी था, उनको पहले से जुड़ा हुआ है। मगर आज क्या कर रहे, सभी मुसलमानों को 90% मुसलमानों को ओबीसी बताया जा रहा है। ओबीसी के नाम पर आज पूरे मुसलमानों को आज ओबीसी के सूची में जोड़कर आज ओबीसी हिंदुओं का आज अपमान किया जा रहा है, उनका आरक्षण छीन लिया जा रहा है, उसका हक भी छीन लिया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में भी ये कोशिश हुई है कि सारे मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया जाए, 90% मुसलमानों को, और जो वास्तविक ओबीसी हैं, हिंदू ओबीसी, उनकी संख्या कम कर दी गई है। हम ओबीसी में डालकर मुस्लिमों को अलग से आरक्षण का प्रयास कांग्रेस सरकार कर ही चुकी है। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले कांग्रेस सरकार में 4% ओबीसी मुसलमानों को अलग दिया गया। वो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं सकते, मगर वो भी आज कोर्ट में आज चल रहा है। जो हमारे अम्बेडकर जी ने हमको जो हक दिया गया ओबीसी के लिए, आप अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हमारे ओबीसी हकों को किस तरह छीन लिया जा रहा। आज तेलंगाना का आज जातिगत जनगणना उनका पर्दाफाश किया है। डॉक्टर के लक्ष्मण का कहना है कि ओबीसी समाज से जो रेवंत रेड्डी सरकार है तेलंगाना की, उसे और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी के को आंकड़ों में कम दर्शाया जा रहा है और ओबीसी सूची में अधिकतर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता वीरा ने 2 नए शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ को बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शावकों की तस्वीर भी साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चीतों के कुनबे के बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।